तो पैसिव वॉइस का टॉपिक चल रहा था, अब हम स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो हेडिंग डाल दो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ध्यान रखना टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, पैसिव पढ़ा रहा हूं, लेकिन लिखते वही है टेंस। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा रूल है, लिखो। बहुत ही सिंपल रूल है, या तो वॉज या फिर वर्ब, और वॉज हो या वर्ब हो, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। लास्ट में आता है बाय। हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या आएगा? बाय। तो देखते हैं, अब लिखो नंबर 1। देखो मैं तो कोई नंबर नहीं डाल रहा, तुम लोग नंबर डालो तो ठीक रहेगा। लिखो ही ब्रोक माय स्लेट। ही ब्रोक माय स्लेट। उसने मेरी स्लेट तोड़ दी। स्लेट समझते हो ना, छोटे बच्चे इस पे लिखते हैं, उसे कहते हैं स्लेट। तो उसने मेरी स्लेट तोड़ दी। मुझे बताओ काम क्या हो रहा है? तोड़ने का ना। बताओ काम क्या हो रहा है? तोड़ने का। और मैंने बताया था मेन वर्ब के बाद जितना भी बचता है, बोर्ड पे देखो, मेन वर्ब के बाद जितना भी बचता है वो सारा का सारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। मतलब माय स्लेट मेरा क्या माना जाएगा? ऑब्जेक्ट। और हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं। तो लिखो माय स्लेट। माय स्लेट। बताओ माय स्लेट के साथ तुम वॉज लगाना पसंद करोगे या वर? वर आता है जब बहुत सारे होते हैं, मतलब कि बहुवचन यानी कि प्लूरल। और वॉज आता है तब जब ऑब्जेक्ट कैसा होता है? सिंगुलर। अब तुम खुद ही बताओ, माय स्लेट जो है क्या ये बहुवचन है? मतलब ये सिंगुलर है या प्लूरल है? भाई सिंगुलर है, सीधी सी बात है। माय स्लेट है, माय स्लेट्स थोड़ी ना है, तो ये सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ हम लगाएंगे वॉज। ठीक है, माय स्लेट वॉज। अब मुझे बताओ वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म। हाँ, ब्रोक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। तो लिखो माय स्लेट वॉज ब्रोकन। ब्रोकन बाय। और किसके द्वारा तोड़ी गई है? ही, उसके द्वारा। ठीक है, और ही किस में आता है चेंज होकर? मैंने तुम्हें बताया था ही बदलता है हिम में। भाई चेंजेस याद होने चाहिए। अगर तुम्हें चेंजेस याद है तो ही बात बनेगी, चेंजेस ही याद नहीं है फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, एक और देखते हैं। तो लिखो शी रोट द पोयम। वह पोयम लिखती थी। शी रोट द पोयम। मुझे बताओ काम क्या हो रहा है? लिखने का ना। भाई काम क्या हो रहा है? लिखने का। रोट, लिखने का। लिखने के बाद मतलब रोट के बाद जितना भी बचा वो सारा का सारा हमारा क्या माना जाएगा? ऑब्जेक्ट। मतलब जो द पोयम है वो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो लिखो इसको सबसे पहले, द पोयम। बताओ द पोयम के साथ तुम इज लगाओगे या वर लगाओगे? बताओ कविता लिखती थी या फिर कविताएं लिखती थी? कविता लिखती थी ना, बस एक ही बात बताई गई है। तो द पोयम के साथ आएगा वॉज। तो लिखो द पोयम वॉज। अब हमें लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है, बताओ, राइट, रोट, रिटन, है ना। थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। तो लिखो द पोएम वॉज रिटन। और किसके द्वारा लिखी जाती थी? पोएम लिखी जाती थी शी, उसके द्वारा। शी क्या किस में चेंज होकर आएगा? शी चेंज होकर आएगा हर में, बाय हर। इस तरह से एक और देखते हैं। शी डिड नॉट लर्न द लेसन। शी डिड नॉट लर्न द लेसन। वह अपना पाठ याद नहीं करती थी। वह अपना पाठ याद नहीं करती थी। बताओ काम क्या हो रहा है? याद करने का। बोर्ड पे देखो,
लर्न, काम क्या हो रहा है, लर्न करना, याद करना, और लर्न के बाद जितना भी बचा वो सारा ऑब्जेक्ट है, तो द लेसन हमारा क्या माना जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो लिखो द लेसन। बताओ द लेसन के साथ वॉज लगाऊं या वर, भाई वॉज आएगा, सिंगुलर है। लिखो द लेसन वॉज नॉट, नॉट है ना, नेगेटिव आएगा। द लेसन वॉज नॉट, लर्न की थर्ड फॉर्म होती है ईडी आ जाएगा, लर्न। तो लिखो द लेसन वॉज नॉट लर्न बाय, और किसके द्वारा लर्न नहीं किया जाता था। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, लर्न में थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं आता है, टी आ जाता है, लर्न। ठीक है, टी आता है, इस चीज का ध्यान रखो, वो थोड़ा गलत हो गया था पहले जो मैंने बताया था, टी आएगा बस, लर्न। और शी किस में चेंज होकर आएगा, शी चेंज होकर आएगा हर में। एक और देखते हैं, लिखो द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, बिल्ली सारा दूध पी गई, ऑल द मिल्क। तो मुझे बताओ काम क्या हो रहा है, पीने का, है ना, बिल्ली ने सारा दूध पी लिया, मतलब काम क्या हो रहा था, पीने का। और ड्रैंक, ड्रैंक के बाद जितना भी बचा, ड्रैंक के बाद जितना भी बचा हुआ है वो सारा का सारा हमारा क्या माना जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑल द मिल्क क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। देखो सिर्फ मिल्क ऑब्जेक्ट नहीं है, द मिल्क ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑल द मिल्क सारा दूध। ठीक है, तो लिखो ऑल द मिल्क। बताओ ऑल द मिल्क के साथ भी वॉज ही आएगा, कभी तुम सोचो बहुत सारा दूध है तो वर आएगा, नहीं, मिल्क अपने आप में सिंगुलर है, तो वॉज लिखो, ऑल द मिल्क वॉज। हाँ, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रिंकन, है ना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो लिखो ऑल द मिल्क वॉज ड्रंक, ड्रंक बाय, किसके द्वारा पी लिया गया सारा दूध, कैट के द्वारा, ड्रंक बाय द कैट, बिल्ली के द्वारा। ठीक है, तो देखो कितने आसान है। और अगर इसी तरह से तुम इनके रूल को अच्छे से लर्न कर लोगे तो तुम्हें ये और भी ज्यादा आसान लगने लगेंगे, लेकिन कंडीशन है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रूल्स को घर पे जाकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उन्हें लर्न करना पड़ेगा, उनके बेस पर तुम्हें एक्टिव पैसे खुद से भी बना बना कर देखने पड़ेंगे, तब जाके ये आसान लगेंगे। वरना मैं कराता जाऊंगा और तुम करते जाओगे तो ऐसे तो बस रजिस्टर ही भरेगा। जरूरत है कि तुम इसकी प्रैक्टिस कहां पर करो, घर पर। तो घर पर करोगे तो उसका फायदा तुम्हें भी मिलेगा, तुम्हें भी क्या, तुम्हें ही मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा इसका फायदा। तो एक और देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का ही। दे डिड नॉट, दे डिड नॉट एक्सपेक्ट मी। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, ठीक है, और दे का मतलब यहां पर वे नहीं आएगा, दे का मतलब आएगा उन्होंने। इसकी हिंदी बनेगी उन्होंने मुझसे उम्मीद नहीं की, या वह मुझसे उम्मीद नहीं करते थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर काम क्या हो रहा है, उम्मीद करने का। और उम्मीद करने की इंग्लिश तुम देख सकते हो, एक्सपेक्ट लिखा हुआ है। मुझे बताओ मेन वर्ब के बाद कितना बचा, मेन वर्ब के बाद बचा सिर्फ और सिर्फ मी। मी क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान रखो अगर मी हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये आएगा स्टार्टिंग में, और मी चेंज होकर आएगा, मी किस में बदलता है, आई में। लिख दो आई। बताओ आई के साथ क्या लगाना पसंद करोगे, वॉज या वर, भाई आई सिंगुलर होता है, आई को प्लूरल माना जाता है सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर, प्रेजेंट में, पास्ट में नहीं, पास्ट में ये सिंगुलर ही होता है, तो वॉज ही आएगा। तो लिखो आई वॉज नॉट, एक्सपेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, एक्सपेक्टेड, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बाय। और दे किस में बदल कर आता है भाई, दे बदल कर आता है देम में, एक्सपेक्टेड बाय देम। तो देखो कितनी आसानी से हमने इसको बना दिया।
अगला लिखो, इसको बनाकर देखना। दे डिड नॉट परचेज अ कार। इसमें मैं कुछ बातें बता देता हूं। उन्होंने कार नहीं खरीदी, या फिर वे कार नहीं खरीदते थे। ठीक है, तो उन्होंने कार नहीं खरीदी, काम क्या हो रहा है, खरीदने का, है ना। काम क्या हो रहा है, खरीदने का। खरीदना मतलब परचेज। तो परचेज के बाद जितना भी बच गया वो सारा क्या माना जाएगा, तुम्हारा ऑब्जेक्ट। सारा का सारा क्या माना जाता है, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो अ कार है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखो अ कार को। अ कार, बताओ वॉज लगाओगे या वर। भाई अ कार सिंगुलर है ना, तो वॉज आएगा। तो लिखो अ कार वॉज नॉट, परचेज की थर्ड फॉर्म होती है परचेज्ड। अ कार वॉज नॉट परचेज्ड बाय। बताओ दे फिर से चेंज होकर आएगा, दे चेंज होकर किस में बदल जाएगा, दैम में। भाई दे बदलकर दैम आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। दे बदलकर दैम हो जाएगा, और निश्चित रूप से हो जाएगा, जरूर होएगा। दे से बदलकर हो गया दैम। ठीक है, तो देखो कितनी आसानी से हमने इन क्वेश्चंस को कर दिया। अब अगला टाइप देखते हैं। लिखो, डिड यू ब्रिंग माई ड्रेस। ये इंटेरोगेटिव है। डिड यू ब्रिंग माई ड्रेस, बहुत ही आसान होते हैं। मुझे बताओ, क्या उन्होंने अपनी हेल्पिंग वर्ब पहले लगवा रखी है, बिल्कुल। मुझे बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर क्या डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले ही लगी हुई है ना। हम भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। हम भी क्या करेंगे, हम भी अपनी हेल्पिंग वर्ब पहले ही लगाएंगे। लेकिन सोच लेते कौन सी लगेगी, क्योंकि दो दो है हमारे पास, वॉज या वर, है ना। मुझे बताओ, काम वो उससे पूछ रही है, क्या तुम मेरी ड्रेस लाए हो, क्या तुम मेरी ड्रेस लाई हो या लाए हो। तो क्या है ऑब्जेक्ट, बताओ बोर्ड पे देखो। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, और लाने के बाद जितना भी बचा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट माई ड्रेस। मुझे बताओ, माई ड्रेस के साथ तुम क्या लगाना पसंद करते, वॉज लगाना पसंद करते या वर। बताओ, ड्रेस की बात हो रही है या ड्रेसेस की बात हो रही है। ड्रेस की बात हो रही है ना, मतलब कि सिंगुलर बात हो रही है। और तुम्हें ये बात मालूम है कि सिंगुलर के साथ क्या लगाया जाता है, वॉज। यानी कि मुझे पता चल गया कि मेरी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज है। उन्होंने अपनी हेल्पिंग वर्ब पहले लगा रखी है, मैं भी अपने पैसिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले ही लगाऊंगा। लगा दो वॉज। अब आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, लिखो, वॉज माई ड्रेस, वॉज माई ड्रेस। ठीक है, वॉज माई ड्रेस। अब मुझे बताओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट। ठीक है, वॉज माई ड्रेस ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट बाय। बताओ यू आएगा ना, ब्रॉट बाय यू। यू का क्या रहता है, यू ही रहता है। और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, जैसे ही तुमने क्वेश्चन मार्क लगाना भूला वो मार्क्स देना भूल जाएंगे। तो इस बात का तुम बहुत ही ध्यान पूर्वक अध्ययन करो। ठीक है, कि तुम्हें क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एक और देखो, बिल्कुल इसी टाइप का इंटेरोगेटिव दूंगा इस बारे में। डिड यू मेक अ नॉइज, डिड यू मेक अ नॉइज, क्या तुम शोर मचाते हो, क्या तुम शोर मचाते थे। तो देखो फिर से उन्होंने क्या कर दिया, अपनी हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दी, बिल्कुल ठीक। हम भी ये काम करेंगे, हम भी अपने आंसर के अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे वो देखो। मुझे बताओ, शोर मचाना, मेक है ना, काम हो रहा है मचाने का। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, अ नॉइज। बचपन से बच्चों ने यही सुना है, शोर मचाने की इंग्लिश होती है मेक अ नॉइज, बिल्कुल ठीक, ध्यान रखना। काम तो मचाने का होता है, शोर तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है। कुछ भी कर सकते हैं बच्चा, दंगा मचा सकते हैं। ठीक है,
तो देखो मेक हमारा काम है और जो आगे का वर्ड बचता है ना अनोइज, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मुझे बताओ अनोइज के साथ वॉज लगाओगे या वर? भाई अनोइज के साथ वॉज आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें तो पहले ए वर्ड आ रहा है, ए मतलब एक, ठीक है। तो लिखो डिड की जगह हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब लगा दी वॉज, तो क्या बनेगी? वॉज अ नॉइज, है ना। बताओ थर्ड फॉर्म लगानी है, मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेड। वॉज अ नॉइज मेड बाय यू। और क्वेश्चन मार्क लगाने पर बहुत ही ज्यादा क्या दो ध्यान, अगर तुम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो तो उस केस में तुम्हें बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का क्या करना पड़ेगा? सामना।